तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जो कि पूर्व राजनयिक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल यही कि जो वर्ल्ड लीडर है उनका लगातार जुटान यहां पर हो रहा है। कल हमने बात की थी कि बाइडेन जो है वो यहां पर पहुंचे और अब ऋषि सुनक भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये लगातार जानकारों का भी कहना और तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं उससे ये साफ हो रहा है कि हमास के अस्पताल में जो धमाके हुए उसके बाद जो ये वर्ल्ड लीडर है उनमें भी बेचैनी नजर आ रही है और तमाम जो कंट्रीज है उनका भी ये कहना है और ये जानने की लगातार कोशिश हो रही है कि ये हमला आखिर किसने किया। देखिए, हमला तो किसी न किसी ने किया ही है, लेकिन मैं जहां तक जी। समझता हूँ कि गुस्से में था इजराइल। उस गुस्से में उसने जो है किसी चीज का पालन नहीं किया, और आप लास्ट में देखिएगा यही बात निकल के आएगी कि गुस्से के अंदर जो इन्होंने हमला किया ये इजराइल का हमला था। जबकि जेनेवा कन्वेंशन है और वियना कन्वेंशन है, रेड क्रॉस की बात है, और दुनिया की जो बड़ी बड़ी एजेंसी है उनका ये मानना है कि हमेशा लड़ाई लड़िए, लेकिन आप अस्पताल को छोड़िए, और उसमें मरीज जी। होते हैं, धार्मिक स्थलों को, मंदिर है, मस्जिद है, क्रिश्चियन का गिरजाघर है, इन लोगों पे कभी किसी ने नहीं किया। कि जो अस्पताल में हमले हुए उसको लेकर अब जो वर्ल्ड लीडर है उनका जुटान यहां पर हो गए, किस तरह की तस्वीरें आगे नजर आ सकती है? नहीं, जिस तरह से हालात बन चुके हैं कि ये आज कितने दिन, 13 दिन की लड़ाई हो चुकी है, और जी। बहुत ही बुरे हालात हैं। बल्कि फिलिस्तीनियों ने जो चाहा था कि मैं रफा क्रॉसिंग की तरफ चले जाएं और वहां से वो मिस्र में घुस जाएं, लेकिन वहां भी ना तो जॉर्डन दे रहा है उनको जगह, ना मिस्र दे रहा है, और वहां पर बहुत बुरे हालात हैं। ना तो उनको खाने पीने को जगह है, ना रहने को जगह है, वो आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। हमास के अगेंस्ट आफात के समय में 30-35 साल पहले, 40 साल पहले इसको जन्मा था, और जन्मे के बाद ये हमास पैदा हुआ, और वो अब पॉलिटिकल पार्टी भी बना और साथ में चाहता है कि वहां पे वो शासन करे। यानी देश, उसको भी इच्छा होगी कि मैं देश का राष्ट्रपति बनूं महमूद को हटा के, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी जो सोच है वो एक बहुत बड़ी आतंकवादी सोच है, और इंटरनेशनल लेवल पे कोई उसकी अच्छी इमेज है नहीं। और उसके साथ में देखिए लेबनानी भी जो है, वो जो लेबनान का जो ग्रुप है वो भी हिजबुल्ला, वो भी उसका साथ दे रहा है। उसके पीछे, हिजबुल्ला के पीछे आपको पता ही है कि सारा ईरान जो है उसको फाइनेंस करता है, हथियार देता है, जिसकी वजह से हिजबुल्ला भी, तो उसने, हिजबुल्ला ने भी इसको सपोर्ट दे रखा है। मैं नहीं समझता हूँ कि जो इजराइल कोशिश कर रहा है कि वो हमास को मार देगा। हमास वहां होगा ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो उनके टॉप कमांडर्स है 500-500, वो वहां होंगे नहीं। ये वहां बम बरसाते रहेंगे, तो कहीं और दूर बैठ के ऑपरेशन कर रहे हैं। उनका पहले से ही इरादा था। और ये लड़ाइयाँ कोई आज की नहीं है, लड़ाइयाँ शुरू से इसीलिए हुई हैं, देखिए मेरे साथ जो 48 प्रश्न से, थे वो 67 लगातार से। ये भी उठ रहे हैं कि यहाँ पर जो लगातार इजराइल बार बार ये बात कह रहा है कि जमीनी युद्ध हम करेंगे, लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहे, करीब 3-4 दिन यहाँ पर हो गए, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि वो गाजा में क्यों नहीं घुस रहे। इस बात का सवाल जो है वो जानकार उठा रहे हैं कि अगर इजरायली फोर्स जो है वो इतनी ताकतवर है तो अभी तक गाजा में घुस जाना चाहिए था उन्हें। मैं निहारिका जी बताऊं, वहां पर 1300 से ज्यादा, 1300 तो पता है, जानकारी है, 1300 से ज्यादा उनकी जमीनी सुरंगें हैं। उन सुरंगों के जी। तहत जब ये जाएंगे, कहने को तो है कि हम 1 लाख यहाँ फौज हम लेके खड़े हैं, और 3 लाख हमारे, 2 लाख हमारे पास स्टैंड बाई में। जब इनका मूवमेंट होगा तो देखिएगा किस तरह के धमाके होंगे कि उनकी फौज की फौज उड़ जाएगी। इसलिए बड़ा बड़ा वो आराम से बैठा हुआ है, और वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा है, इसीलिए। और इनको कहना है कि हमने कमांडर्स मार दिए। अब कहना तो ऊपर से लड़ाई में कुछ भी होता है, धूल के अंदर क्या मिला कुछ पता नहीं। आप देखिए ना, यही जर्मनी है जिसमें कि इनको निकाला था और उनको गैस के चैम्बर में डाल दिया था, और आज जर्मनी इनको फेवर कर रहा है। आप देखिए, यही इंग्लैंड के लोग हैं जो आज इनके पास आए हैं, यूके से, मिस्टर ऋषि सुनक, इनके यहाँ भी निकाले गए थे लोग, और समझौता करके इनको डाल दिया गया था सऊदी अरब के, मतलब गल्फ कंट्रीज में लाके डाल दिया गया था, वेस्ट एशिया में, और इनको लाके इनको यहाँ बसा दिया गया। लेकिन ये सब पॉलिटिक्स पहले की क्या थी, अब क्या है और क्या होने वाली है, ये बड़ा समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता चलता जा रहा है। आप देखिए, जर्मन भी आ गया, प्रेसिडेंट भी आ गए यूएस के, और यूके के भी आ गए, अभी और भी उनको फ्रांस के भी आने हैं। तो इस तरीके से मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन सिंपैथी देखिए कि आए हुए हैं हमारे यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा नहीं भाई, ये अनह्यूमन हो रहा है, और उन्होंने भी $100 मिलियन फिलिस्तीन को सहायता देने की बात की, और ये कहा भाई कि उनका पानी, खाना और इलेक्ट्रिसिटी और इमरजेंसी की मेडिसिन उनको अलाउ करिए, ये कहा उन्होंने। ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन लड़ाई के लिए कह रहे हैं हम साथ में उनके। लेकिन ये मैं
आपको क्लियर कर दूं कि ये जो भेजी है मिलिट्री उन्होंने अपने शिप भेजे हैं, अमेरिका ने वो जी। टेस्ट करना चाहते हैं, वो इसको टेस्टिंग हम्म ग्राउंड चाहते हैं। और उधर से भी देखिए वो ईरान मानने वाला नहीं है, जो इनका मेन ईरान दुश्मन है जिसमें उन्होंने सैंक्शन लगा रखी है, वो भी हम्म कह रहा है कि हमारे पास जो मिसाइल्स हैं वो 2,000 किलोमीटर मार करेंगी, और इसकी जो दूरी है क्योंकि वो तो लगातार 1500 से बार बार कह रहा 1800। है कि अगर गजा पर इसी तरह के जो हमले हैं वो जारी रहेंगे तो वो हाँ लगातार जो है उसका जवाब देने के लिए ईरान जी, जो है वो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। बिल्कुल तैयार बैठा है, और उसके पीछे हम्म चाइना है कि चाइना देखिए आज ओपनली कह दिया। हम्म उसके पीछे रशिया है, क्योंकि अभी रशिया जी। जाके वहां पे चाइना में मिलजुल के बात करके आए हैं, क्योंकि इनके पीछे साजिश एक तरफ चल रही है। एक तरफ चाइना हमारा जाना जाता था विश्व में जी। ताकतवर देश है, दूसरा अमेरिका। तो आज अमेरिका और हम्म चाइना आमने सामने है, इसलिए ये लोग पीछे पीछे हैं। अब इन छोटे छोटे कंट्रीज का तो कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन है जो सबसे ज्यादा हम्म मजबूत मिलेगा तो उसका नाम है टर्की। टर्की ने भी काफी राज किया हम्म है और काफी मजबूत है, तो अर्दगान भी उसी के फेवर में है। दूसरे को तो अच्छा सऊदी अरब का जहाँ तक सवाल है, वो भी पैसे मजबूत है, और पेट्रोल से हाँ डीजल हाँ से आज उन्होंने कह भी दिया कि इनको इनका सारा पेट्रोल बंद कर देना चाहिए, इनके पेट्रोलियम प्रोडक्ट बंद कर देने चाहिए इसराइल के। तो और उनका हम्म कोई भी चीज हम शॉपिंग नहीं करें, गल्फ कंट्री से कहा बिल्कुल बंद कर दीजिए, उनकी बनाई हुई कोई चीज हम न लें। तो अब ये सब चल रहा है हम्म हर सेक्टर में, देखिए क्या होता है। तो अब लेबनान ने भी 9 लॉन्चेस किए हैं क्रॉस बॉर्डर से इसराइल के ऊपर। हम्म तो अब ये देखिए क्या हालात बनते हैं, क्या होता है, ये तो सोचने समझने की बात है। इस वक्त लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या स्थिति होगी, क्योंकि एक तरफ हम्म चाइना आ गया, ईरान आ गया, तुर्की आ गया, जॉर्डन आ गया, लेबनान आ गया, सऊदी अरब आ गया, सीरिया आ गया। इसमें सबसे ज्यादा सीरिया लड़ाकू है, लेबनान लड़ाकू है। जॉर्डन ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं लड़ाई के लिए, हम्म लेकिन सपोर्ट में भी तो है इन्हीं के साथ में, तो इसलिए बहुत सोचने वाली बात है। हाँ, बाकी जो जॉर्डन ने अपने लड़ाइयाँ होती पत्ते रही। नहीं खोले हैं सर, लेकिन जब कल बाइडेन उड़ान भरने वाले थे तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि हम भाई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने साफ तौर पर माना है कि जो बाइडेन है वो मध्यस्थता फिलहाल नहीं करवा सकते हैं। हाँ नहीं, देखिए हम्म जो जो इसके अंदर समझौता होगा वो सीधा हम्म फिलिस्तीन और आपका ये गल्फ कंट्रीज इसराइल के बीच में। और ये हाँ। आपके इसमें इसराइल के बीच में होगा। जी, हम्म आज ठीक है देखिए सर, कितने क्या लगातार बुरे ये भी हालात बात हो हो रही गए। है। बोलिए बोलिए। जी, हाँ देखिए ना क्या बुरे हालात हुए कि 3,000 से ऊपर इजरायली मारे जा चुके हैं, 40,000 से ज्यादा घायल हैं हम्म उनके, 5,000 से जी। ज्यादा फिलिस्तीन मारे गए, 50,000 से ज्यादा वो घायल हैं। और उनके जो पिछली बार भी लड़ाई हुई थी, देखिए मिस्र, सीरिया, जॉर्डन 1967 में, उसमें भी 800 इजरायली मारे गए थे, जिसमें 20,000 मारे गए। 7 में समझौता हुआ, फिर हाँ। 2008 में समझौता हुआ, हम्म अभी 7 अक्टूबर से लड़ाई चल रही है। तो अब देखिए क्या हालत होती है। जी सर, लगातार देखिए हिजबुल्ला जो है वो लगातार बार बार चेता रहा है कि जो गजा पर हमला है वो अगर नहीं रुकता है तो वो नया फ्रंट खोलकर ये लड़ाई शुरू कर देंगे। तो फिर इसराइल के लिए ये दो तरफ से जो फ्रंट खुल जाएंगे, फिर कितनी मुसीबत होगी इन तमाम चीजों को लेकर। क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि कई ऐसी कंट्रीज है जो पूरा जो प्लान है, रोड मैप है, वो तैयार कर रही है कि तमाम जो चीजें, जिस तरह इसराइल ने गजा के लोगों के लिए तमाम जो चीजें वो बंद कर दी, उसी तरह लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि अब इसराइल के लिए भी बहुत सारी चीजें जो बंद कर दी। उसके बीच अगर हिजबुल्ला इस लड़ाई में कूद जाता है, हालांकि कहीं ना कहीं वो है, लेकिन उसका साफ तौर पर कहना है कि अगर जो गजा पर लगातार हमले हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहे हैं, उसके बाद वो सीधे तौर पर एक नया फ्रंट खोलकर लड़ाई शुरू कर देगा। देखिए ये बहुत ही मजबूत हम्म लोग हैं, हमास और हबास के साथ, हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह के साथ। अब तीसरा एक और फ्रंट आ जाएगा, मैं आप कुछ दिन बाद पता चल जाएगा आपको भी, जो हम्म ये साउथ अफ्रीका साइड से आता है, उसका नाम है बोको हरम। वो भी बड़े बहुत तगड़े हम्म। लड़ाकू हैं। ये लड़ाके हाँ हमारे हाँ यहाँ पकड़े जा चुके हैं कश्मीर में, तीनों ही हाँ जी, हाँ देश जी। के आके लीबिया के हम्म और ये लीबिया, लेबनान और मिस्र, इंडिया के लड़ाके हमारे यहाँ पकड़े गए हैं, और साउथ अफ्रीका के भी हम्म लोग जो बोको हरम को बिलोंग करते हैं वो भी पकड़े गए हैं। तो ये एक भयंकर लड़ाई होने वाली है। इसमें इस वक्त बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, मैं समझता हूँ इसराइल जिस तरह से उसको हिला के रख दिया है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुई अब की बार कि इनके देश में ही आपस में लड़ाई चल रही थी, यानी उन्हीं पे विश्वास नहीं था अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, नेतन्याहू के ऊपर। वो ही अपने देश में अपने कानून चलाना चाह रहे थे, जिसको कि वहाँ के लोग, जो यहूदी लोग हैं यानी वहाँ के रहने वाले, तो वो खुद ही नहीं चाह रहे थे उनको। तो इसलिए ये हम्म प्रॉब्लम आई है। पूरे पूरे विश्व में हर जगह एम्बेसी के सामने प्रदर्शन हो रहे थे कि नेतन्याहू को हटाया जाए, ये करप्ट आदमी है। तो अब ये हम्म इनकी जो एजेंसी है मोसाद, मोसाद ने भी, मैं 100% समझता हूँ उन पर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन हम्म उन्होंने इनसे शेयर नहीं किया।
क्योंकि डिस्टरबेंस अंदर था इसराइल के। ये जो सिंपैथी है, अब सिंपैथी पूरी दुनिया की फिलिस्तीन की तरफ जाएगी, क्योंकि ठीक है हमास ने जो किया वो अच्छा नहीं किया, सभी ने बुरा कहा उसको, लेकिन अभी इस क्रूअल्टी के साथ अगर मारे जाएंगे सिविलियंस, बच्चे और औरतें अगर मारी जाएंगी, तो ये कोई भी कंट्री इसको अच्छा कहने वाला नहीं है। और ये सिंपैथी दुनिया की अब ज्यादातर जुड़ जाएगी फिलिस्तीन के पास। इससे फायदा फिलिस्तीन वालों को होना है। सर, तो जो ये फोकस है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या इजराइल जो है वो पीछे हटने के लिए किसी भी सूरत में तैयार होगा? क्योंकि अमेरिका जो उसका साफ तौर पर कहना है कि गजा पर अगर आप दोबारा कब्जा करने की सोच रहे हैं तो ये भूल साबित हो सकती है, तो क्या किसी भी कीमत पर इजराइल जो है वो पीछे हटेगा? क्योंकि उसका साफ तौर पर कहना था कि अब जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता वो पीछे नहीं हटेगा। इनका कहना तो ठीक है नेतन्याहू का, चूंकि नेतन्याहू की अपनी खुद की जो पोजीशन है वो अपने देश के अंदर खराब हो चुकी थी, और लकीली उनके किस्मत से ये एक लड़ाई उनके हाथ लग गई जिसके लिए वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन इस बात को फिलिस्तीनी अच्छी तरह समझते हैं कि इन्हीं का फेल्योर है, इस गवर्नमेंट का फेल्योर है, जिसकी वजह से हमास ने इस तरीके से हमला किया और आज वहां पे इजरायली इतने मारे गए हैं। और यही नहीं, इसका एक बहुत बुरा इफेक्ट आने वाला है कि जो ही सोच ही रहे थे कि इनके पास इतनी बड़ी बड़ी इनके पास आयरन डोम है, जो कि इनकी मिसाइलें वो सब फेल हो चुकी है। आप देखिए दुनिया में दादागिरी करके ये बेच रहे थे कि हमारी मोसाद एजेंसी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, हमारे पास हथियार अच्छे हैं जो किसी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आज देखिए क्या स्थिति हुई है, इसको बर्बाद करके रख दिया हमास ने। और ये ठीक है हमास को मारेंगे, लेकिन हमास इनके हाथ आने वाला नहीं है, क्योंकि हमास वहां पर है ही नहीं। जहाँ पे फायदा नहीं हो, बमों का नुकसान हो रहा है, कितने एक्सपेंसिव बम है, उनके तो सिर्फ 5-5 हजार रुपए के हैं। मैं आपको बता दूं जो उन्होंने किए हैं हमास ने, नॉट मोर देन 5000 रुपीज। इनके तो कितने डॉलर्स के हैं, ये कितने डॉलर्स के, कितने पाउंड्स के लगे हुए हैं, कितने यूरो के लगे हुए हैं, इनके जो मिसाइल्स हैं उन पे बहुत खर्चा आया है। तो इसराइल के तरीके देखा जाए तो इस वक्त मेरे एवरेज के हिसाब से मैं समझता हूँ कि इसराइल की जो इकोनॉमी है उसमें 60% तबाह हो चुका है इसराइल, और बड़ी परेशानी में है इस वक्त। अमीन साहब, ये देखिए कि भारत सरकार लगातार इजराइल का साथ देने के लिए तैयार था और ये भी कहा था कि एकजुटता से साथ है। और जब हमास के अस्पताल में यहाँ पर हमला होता है तो पीएम मोदी ने कल ट्वीट करके साफ तौर पर कहा कि जो भी इसके पीछे है उसकी जो जिम्मेदारी है वो तय की जाए। लेकिन अब भारत में भी अलग अलग स्वर नजर आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या फिर एनसीपी की। लगातार लोगों का कहना है कि यहाँ पर भारत सरकार नया स्टैंड ले रही है, जिससे जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो। लेकिन भारत में ऐसे कई लोग हैं जो सीधे तौर पर फलस्तीन का साथ दे रहे हैं, इस पर क्या सोचते हैं आप? नहीं, हमारे देश की जो पॉलिसी थी पिछले 70 सालों से, वो हमेशा फिलिस्तीन के साथ सिंपैथी के लिए रही है। यही जाना गया है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी एज विदेश मंत्री रहे हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर रहे हो। मैं कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट थी उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसमें जनता दल था, कभी भी अपना स्टैंड बदला नहीं है। अभी जो बात की थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोदी जी की गलत बात नहीं थी। मोदी ने सिर्फ इस बात को देखा था कि आतंकवाद के ऊपर जो उन्होंने G20 में समझौता किया था इंटरनेशनल लेवल से, उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की थी। अगर वो मुस्लिम विरोधी होते मोदी जी, तो 57 जो अफ्रीकी देश हैं उनको क्यों उन्होंने G21 करके भेजा यहाँ से? उनको भी तो शामिल किया ना, सारे मुस्लिम देश है। ऐसी उनकी आदत नहीं है। उनका तो यही कहना भी है कि हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए सबका साथ। तो ऐसा नहीं है उनको कि वो अनह्यूमन है। इसीलिए उन्होंने परेशानी में, जो इसराइल के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, परेशानी में इतने लोग मारे गए, इसलिए उन्होंने कहा हम इसराइल के साथ सिंपैथी में खड़े हैं। लेकिन वहां पर जब दोबारा इसराइल ने उनके साथ ऐसा किया है तो उसके लिए फ्रंट भी कही, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को दोहराया कि हम सभी फिलिस्तीनियों के साथ नहीं है। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं निहारिका जी, ये लड़ाई जो है हमास और इसराइल की है, न कि फिलिस्तीन और इसराइल की है। तो लोगों की सिंपैथी फिलिस्तीन के साथ है। और जहां तक लोगों का कहना है, ये असेसमेंट है कि फिलिस्तीन वाले क्यों नहीं बोलते। देखिए बदमाश के साथ कोई नहीं जाता और बदमाश के सामने कोई बोलता भी नहीं है। अब हमास जब दूसरे देशों को तंग करता है, हिजबुल्लाह दूसरे देशों को तंग करता है, उसके सामने कौन खड़ा होकर बोलेगा, बात करेगा, बताइए। ठीक है सर, लगातार अमेरिका की तरफ से ये बातें कही जा रही है कि एक तो जो मानवीय संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसके बाद अमेरिका की तरफ से ये भी बयान आ रही है कि ये जो संघर्ष है वो मध्य पूर्व जो इलाके उनमें लगातार बढ़ सकता है। तो क्या अगर ये वॉर किसी भी कीमत पर आगे बढ़ता है, क्योंकि बढ़ता हुआ तो लगातार नजर आ रहा है, तो क्या जो मध्य पूर्व में इलाके हैं वो वहां तक पहुंच जाएगा ये संघर्ष, और तमाम जो कंट्रीज है उनके सेक्टर में कई ऐसे सेक्टर है जो इससे प्रभावित हो सकते हैं? अब
नो डाउट, देखिए ना बॉर्डर में मैं गया था, तो मैं गया था तो हम्म वाया इधर जॉर्डन के थ्रू गया था, हुसैन ब्रिज की तरफ। ये आएगा, जी जॉर्डन पे भी इफेक्ट आएगा, लेबनान पे भी हम्म इफेक्ट आएगा, ईरान तक जाएगा ये मामला। तो इसीलिए ये लड़ाई तो मिडिल ईस्ट में बढ़नी है। तो इसलिए कोशिशें की जा रही है कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि इस तरह की लड़ाई आगे बढ़े, वहीं तक सीमित रह जाए। इसीलिए इन लोगों का आना हम्म पर यहाँ जरूरी हुआ और वो यहाँ पर लैंड किए और वहां से पर्सनल बात की होगी उन्होंने कि देखिए इस मामले को आगे बढ़ाने से पूरा विश्व युद्ध हो जाएगा और हालात दुनिया के अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए रशिया के साथ चल ही रहा है यूक्रेन का मामला, वहां भी झगड़ा चल रहा है। इन तमाम जानकारी के लिए लगातार जनसत्ता के साथ बने रहिए।